हेलो व्यूअर्स, वैद आईसीएस लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईपीसी के जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज, उसमें हमारा नया सेगमेंट सेट नंबर 5 है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके हम वन बाय वन सभी ऑप्शंस को सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा क्वेश्चन जो इस सेगमेंट का है क्वेश्चन नंबर 41 और सेगमेंट का पहला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखें क्या है। For an affray under section 159 of IPC, minimum number of persons required। प्री में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एफ्रे जो है, एफ्रे के लिए दंगे के लिए न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए लोगों के लिए, तो वहां पर कितनी होनी चाहिए? 5 नहीं होगी, 2 होगी, 4 कहीं पर नहीं बताया गया, 7 कहीं पर इस प्रकार के नंबर ऑफ पर्संस की बात नहीं की गई है। तो सेक्शन जो 159 है जो एफ्रे की बात करता है, दंगे की बात करता है, वो उसमें कितने पर्सन होने चाहिए? दो पर्सन होने चाहिए कम से कम, 2 पर्सन। और क्या करने? आपस में फाइटिंग कर रहे हो। फाइटिंग कहाँ कर रहे हो? किसी पब्लिक प्लेस पर फाइटिंग कर रहे हो। तो इसके एसेंशियल्स क्या हो जाएंगे 159 के? पहली बात तो देयर आर 2 और मोर पर्सन। दूसरा क्या होगा? फाइटिंग ईच अदर इन अ पब्लिक प्लेस। और थर्ड आपका हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं? पब्लिक जो पीस है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, उसको किसी न किसी प्रकार से बाधित कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके 3 जो हैं वो एसेंशियल एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं सेक्शन 159 में देखिए क्या 2 और मोर पर्संस क्या है? 2 और मोर पर्संस वाई फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। क्या करना है? नंबर 2, एक ये आपका हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? पब्लिक प्लेस पे हो गया। और क्या? डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। नंबर 3 ये क्या हो गया? इसके एसेंशियल हो गए, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो क्या बोला जाएगा? दिस आर सेड टू बी कमिट अफ्रे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर। ऑप्शन ए क्या आपका बात करता है? क्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सेकंड आपकी जो बात करता है सेल्फ इंटॉक्सिकेशन। थर्ड बात करता है इररेजिस्टिबल इंपल्स। और फोर्थ जो आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको देखने से लगेगा कि आप इसको जब पढ़ेंगे पहली बार और पढ़ के आपको क्या लगेगा? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी जो होता है इसमें अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है तब भी क्या होता है? वो 299 के अंतर्गत आ जाता है, कल्पेबल होमिसाइड बोलाता है। सेल्फ जो इंटॉक्सिकेशन है कोई स्वैच्छिक मतता के माध्यम के अंतर्गत होकर के किसी की डेथ कॉज कर देता है तब भी प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा। और इररेजिस्टिबल इंपल्स भी एक बचाव का रास्ता है। तो इसमें क्या करेंगे आप? ऑल द अबव लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑल द अबव यहाँ पर गलत हो जाएगा। होगा क्या? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है? ये जो है ये एक्सेप्शन नंबर क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 300 है। सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन नंबर 1 है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करता है। ठीक है, उसमें 5 प्रकार के टोटल 300 में एक्सेप्शन बताए गए हैं और उन 5 में से किसी भी प्रकार के एक्सेप्शन में अगर मामला चला जाता है तो वो मामला कहाँ माना जाएगा? कि 300 के अपवाद में आने वाला मामला 299 के अंतर्गत आ जाएगा और उसको क्या होगा? उसके जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट में कमी आ जाएगी, उसको कम पनिशमेंट दिया जाएगा, वो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो आपका है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए नोज दैट बी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इन हिज हेड एंड आल्सो नोज that if a feast blow is given to be on his head, it is likely to cause his death. Knowing it, यह जानते हुए gives a feast blow to be on his head and cause death of B. A लाइबल होगा। किस चीज के लिए लाइबल होगा? कि यह जानते हुए कि वो जान रहा था कि उसमें हेड में उसके जो सिर है उस सिर में किसी प्रकार से ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि उसको किसी प्रकार से अगर उस पर मुक्का मार दिया गया, तेजी से मार दिया गया तो क्या होगा? उसकी डेथ हो सकती है। और यह जानते हुए क्या करता है? ए जो है वो बी के सिर पर फीस्ट जो है मारता है, मुक्का मारता है और जिससे बी की डेथ हो जाती है। तो ए किसके लिए लाइबल होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ए गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर since he does not think that his act is likely to cause death। ठीक बोला गया कि यहाँ जब तक कि उसे नहीं जानता है कि ऐसे कार्य से उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिजीज हिज हेड नोज दैट, ऐसा वो जानता था। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस ही हैड नॉलेज दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ बी। तीसरा क्या है? गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस सिंस द ब्लो इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज the death of a person of normal health।
तीसरा क्या बात करता है, गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट ओनली, केवल हर्ट के लिए। देखिए यहाँ पर बताया गया नॉलेज की बात की गई और यहाँ पर भी क्या है, नॉलेज की बात करता है कि वह जानते हुए करता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। और इसका देखेंगे जो सेक्शन 300 है, सेक्शन 290 और 299 और 300 जब पढ़ेंगे तो सेक्शन 299 और 300 में जो चीजें हैं उसके इसेंशियल्स बताए गए हैं। तीन प्रकार की बातें किसमें की गई हैं, 299 में, और 4 जो पैरा बताए गए हैं, जो 4 पैराग्राफ्स हैं अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उन पैरा वाइज में बताया गया है कि जो फर्स्ट क्या बताया, इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा क्या बताया गया कि बॉडली इंजरी टू होम, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर कर दी जाती है, और तीसरा क्या बात करता है कि ऐसी कोई बॉडली इंजरी विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, जो क्या हो सफिशिएंट हो, और लास्ट वाला फोर्थ जो बात करता है वो क्या है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी की बात करता है। तो टू हुम जिसकी बात करते हैं, सेकंड पैराग्राफ सेक्शन 300 जो है वो क्या बात करता है, टू हुम मतलब सच बॉडली इंजरी, ऐसे किसी एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को किया जाता है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जैसे किसी का स्प्लीन बढ़ा हुआ है और आपने क्या किया, पेट पर स्प्लीन के पास आपने कस के मुक्का मारा, तो उससे क्या होगा, स्प्लीन फट जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे क्या था, हेड में ब्रेन ट्यूमर था मान लिया उसके हेड में, तो वो आपने उसके बाद मुक्का मारा, वो ट्यूमर फट गया और उससे उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये सेक्शन 300 जो है 300 के पैरा 2 में आ जाएगा ये प्रॉब्लम, और उसकी लायबिलिटी क्या बना दी जाएगी, उसकी लायबिलिटी मर्डर के लिए बना दी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। ये बात कहां बताई गई है, तो अभी हमने सेक्शन 300 की बात की, और सीरीज सेक्शन 300 के साथ ही साथ अगर हम सेक्शन 299 की बात करें और 299 का एक्सप्लेनेशन थर्ड अगर बात किया जाए तो उसमें इसकी बात डायरेक्ट कही गई है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 299 क्या बात करता है, कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, कल्पेबल होमिसाइड, और इसके हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में देखिए आप क्या बात है, फर्स्ट क्या बात करता है, एक्सेलरेशन, कोई ऐसी बीमारी है, कोई चीज है, इंजरी है, ठीक है, उस इंजरी को एक्सेलरेट करता है, बॉडली इंजरी को एक्सेलरेट करके डेथ हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो बात करता है, सेकेंड एक्सप्लेनेशन कोई ऐसी इंजरी है, बॉडली इंजरी, जिससे क्या हो सकता है कि अगर उसको डीम टू बी cause the death although restoring to proper remedies and skillful treatment of the death might be prevented, कि अगर उसको ट्रीटमेंट सही समय पर मिल जाता तो उसकी क्या हो जाती है, उसको बचा लिया जा सकता। तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा है, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर वूम इज नॉट होमिसाइड बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ लिविंग चाइल्ड। ये जो बात करता है मदर वूम वाली, वो कौन सा, एक्सप्लेनेशन थर्ड ऑफ 299 जो है सेक्शन, वो बात करता है किसकी, कल्पेबल होमिसाइड की। जो हमारे तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने तीनों आपको बता दिए। फर्स्ट क्या बात करता है, कोई ऐसी बॉडली जो एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट है, ऐसी बॉडली इंजरी जिसको एक्सेलरेट करता है, उससे उस बॉडली इंजरी को एक्सेलरेट कर देता है, उसको बढ़ा देता है, तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। सेकेंड बात क्या करता है कि किसी व्यक्ति को चोट लगी, ग्रीवियसली हर्ट हुआ, बॉडली कोई इंजरी हुई और उस इंजरी को प्रॉपर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई, वो एक्सप्लेनेशन नंबर सेकंड। जैसे इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हो गया, सिर से खून अधिक निकल रहा है, उसको टाइमली क्या किया गया, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण से क्या हो, उसकी डेथ हो गई। ये बात कर तीसरे को हमने आपको बता ही दिया। और एक्सप्लेनेशन नंबर जो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 300, तो 300 के बारे में आप जानते ही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट इनमें से कौन सा है, तो इमेस्कुलेशन, नपुंसकता जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस, चेहरे का स्थायी विरूपण, और क्या है, प्रिवेशन ऑफ एनी नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है, मेंबर नहीं होगा, नंबर और जॉइंट, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, तो ये क्या होंगे, ये ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसको हमें देखना, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम इसको समझने के लिए हम देख लें सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी क्या बात करता है, इसकी बात करता है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। 320 में क्या बताया गया, 8 प्रकार के ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया। ग्रीवियस हर्ट, इसका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर, अगर इसका हम चैप्टर देखें तो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 16 जो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तीनों चीजें आ जाएंगी और ऑल ऑफ द जो होगा वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन ए एंड बी द टू लेडीज, ए पुल्स बी बाय हेयर एंड रिमूव सम ऑफ हर हेयर,
इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ कॉजिंग। दो महिलाएं ए और बी हैं, आपस में लड़ रही हैं, जिसमें से एक महिला ने ए ने क्या किया, बी के बाल खींचकर उसको बाल खींचती है, तो इससे पूछा गया है कि इसमें वो किस चीज के ऑफेंस के लिए लायबल होगी। तो इसके लिए होगी, क्योंकि देखिए उसमें बताया गया था जो 8 प्रकार बताए गए, जिसमें 7 जो बताएंगे ग्रीवियस हर्ट के, उनमें से तो ये कोई आएंगे नहीं। ठीक है, जो हेयर को खींचना है क्या बात करता है, पुल बाय हेयर। ठीक है, और दूसरा बात है सिंपल हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट, ये भी नहीं आएगा। ग्रीवियस हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल हर्ट जो होगा सिंपल हर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेक्शन जो 8 नंबर पॉइंट था सेक्शन 320 का, जिसमें सीवियर पेन की बात की गई, लेकिन कब तक, 20 डेज के लिए। तो किसी को बाल से खींच लेना, उसमें जो पेन होगा वो 20 डेज तक नहीं होगा, तो इसलिए वो ग्रीवियस हर्ट में नहीं आएगा। और क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 जो बात करता है क्या, द वर्ड टेक्स इन सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी सिग्निफाइज, मतलब जो वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 361 में, ठीक है, किडनैपिंग में, किडनैपिंग के दौरान टेकिंग अवे या टेक्स अवे जो वर्ड यूज हुआ है, किसी महिला को, माइनर को या अनसाउंड पर्सन को अगर किसी को लेकर जाते हैं तो लॉफुल गार्जियनशिप से या जैसे भी, तो वहां पर क्या बताया गया है कि वहां पर टेक्स का मतलब क्या होगा, तो टेक्स का मतलब वो टेकिंग बाय फोर्स होगा या टेकिंग बाय फ्रॉड होगा या फिजिकल टेकिंग होगा। तो टेकिंग बाय फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रवंचनापूर्वक बहला फुसला कर ले जाता है तो टेकिंग बाय फोर्स नहीं माना जाएगा। टेकिंग बाय फ्रॉड भी होना जरूरी नहीं है, अगर कोई जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा है तो टेकिंग बाय फोर्स नहीं, फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन हर हालत में एक चीज होगी, वो क्या होगा, फिजिकल टेकिंग, उसको फिजिकली वहां से लेकर जाएंगे। तो इस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिजिकल टेकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 है, रॉबरी बिकम्स डकैती व्हेन कमिटेड कंजॉइंटली बाय, जब कई लोगों से मिल करके क्या किया जाता है, तो रॉबरी की जाती है, तो वो क्या हो जाती है, डकैती हो जाती है। रॉबरी बिकम्स डकैती व्हेन कमिट्स कंजॉइंटली बाय 5 or more पर्सन। कितने, 5 or more पर्सन। इसको भी हम अगर देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। सेक्शन 391 क्या बात करता है, व्हेन 5 or more पर्सन्स, कितने, 5 कंजॉइंटली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी, और उसके बाद यहां से हम लास्ट पढ़ लेंगे, क्या पढ़ जाएगा, अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट डकैती, मतलब 5 या 5 से अधिक लोग मिल करके जब रॉबरी करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको हम डकैती कहेंगे। तो यहाँ पर होना चाहिए 5 or more पर्सन और इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 391। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो कहां पर डिफाइन किया गया है, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को कहां पर डिफाइन किया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बात करता है, ये बात करता है किसमें, 405 सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी डिफाइंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में हम समझेंगे, इसी के साथ साथ हम समझेंगे 403 डिसऑनेस्ट जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी बात करता है कौन, 406 जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के पनिशमेंट की बात करता है, और सेक्शन 415 जो बात करता है वो चीटिंग की बात करता है, ऑफेंस ऑफ चीटिंग की बात करता है। और यह एकमात्र ऐसा ऑफेंस है चीटिंग का जो, इसे क्वेश्चन पूछा था आईपीसी में, वह कौन सा ऑफेंस है जो चारों प्रकार की इंजरी के से रिलेटेड है। चारों प्रकार की इंजरी का कैसे समझ में आएगा, जो इंजरी वर्ड डिफाइन किया गया आईपीसी में सेक्शन 444 में, वहां पर क्या बताया, बॉडली इंजरी, मेंटल इंजरी, रेपुटेशन से रिलेटेड इंजरी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंजरी, मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंजरी विच इज डिफाइंड अंडर आईपीसी। तो वो चारों प्रकार की जो इंजरी है वो किसके, केवल एक ऑफेंस है जहां पर होती है, वो चीटिंग का ऑफेंस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, इनको हम लोग देख लेते हैं। और इनको कहां देखते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 403 क्या बात करता है, इसके इसेंशियल्स देखते हैं। 403 में फर्स्ट चीज क्या है, आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसमें, 403 में, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में। दूसरा क्या होना चाहिए, उसका पोजेशन उस व्यक्ति के पास आ जाना चाहिए जिसने ऐसी प्रॉपर्टी को लिया है, और पोजेशन के बाद क्या होना चाहिए, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, उसने अपने लिए अपने आप को अपने कार्य करने के लिए अपने आप में उसने क्या किया हो, उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया हो, तब ये क्या कहा जाएगा, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का के लिए लायबल होगा। 405 जो बात करता है वो किसकी बात करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट की बात करता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक दुर्विनियोगन की बात करता है, ठीक है। इसमें क्या है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों में से कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। दूसरा क्या, प्रॉपर्टी मस्ट बी इंटरेस्टेड, किसी को इंटरेस्ट की गई हो, न्यस्त की गई हो, किसी को दी गई हो प्रॉपर्टी, और ऐसी प्रॉपर्टी को उस थर्ड पर्सन ने, जिसे वो सेकंड पर्सन ने जिसे वो प्रॉपर्टी दी गई है, वो उस प्रॉपर्टी को अपने प्रयोग में ले लिया गया हो, तो ऐसा क्या कहा जाएगा,
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए वो लायबल होगा। और इसके लिए 406 में क्या किया गया है, पनिशमेंट की बात की गई है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 415 जो है वो चीटिंग का ऑफेंस है। चीटिंग के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि चीटिंग का ऑफेंस क्या होगा। तो ये जो आपका आंसर है इसका 405, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस सेगमेंट का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 410 ऑफ इंडियन पिनल कोड इफ इट्स पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय। कब कहा जाएगा कि ऐसी प्रॉपर्टी एक स्टोलन प्रॉपर्टी थी, चुराई हुई वस्तु थी, जब इसका पोजीशन क्या किया गया हो, ट्रांसफर कर दिया गया हो। कैसे? बाय थेफ्ट, चोरी के द्वारा, बाय रॉबरी, लूट के द्वारा, या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन बाय क्रिमिनल। तो ये तीनों प्रकार हैं, तीनों में से किसी प्रकार से अगर ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये क्या कहा जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। और इसको हम समझने के लिए सेक्शन 410 देख लेते हैं। क्या बात करता है सेक्शन 410? देखिए 410 जो है उसमें ये सभी चीज क्या है, प्रॉपर्टी पोजेशन वेयर हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय, किसे ट्रांसफर्ड बाय? थेफ्ट, आपका ऑप्शन एक था, बाय एक्सटॉर्शन, बाय रॉबरी दूसरा हो गया, एंड द प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड। ये तीनों ऑप्शन आ गए, ठीक, इन रिस्पेक्ट विच द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये सारे जो हैं तो ये तीनों आ गए, 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शंस आपके आ गए। तो मतलब इन तीनों में से किसी भी प्रकार से अगर किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो हमारा फिफ्थ जो सेट था और इस सेगमेंट के जो 10 क्वेश्चन थे इनको हमने समझ लिया। इसी प्रकार से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ जो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, जिसमें टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पर भी हम वीडियोस बनाएंगे और हम अपने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स।